eSparks, sparking the excellence. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी दिखेंगे जो हर कोई करता है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें अंडरस्टैंड करना, जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऐसे ही होता है जहाँ पे स्ट्रेस जो रहता है वो वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट किया जाता है एंड स्ट्रेन जो है उसको एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कारण ये है कि जो भी चीज़ इंडिपेंडेंट हो उसको हम एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग को पता है, फॉर एग्जांपल स्लोप का ही मान लीजिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y जो है x के ऊपर डिपेंड करेगा, देयरफॉर हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को y एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रेन जो है, अगर आप थर्मल का जो वीडियो है जो पहले अपडेट किया गया था, थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स, तो उसके जो वीडियो है उसका देख लेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि डिपेंडेंट कैसा है। जब भी हम स्ट्रेन को रुके, जब भी हम कुछ फिक्स्ड सामान आगे रख दिए और उसका जो लेंथ है इलॉन्गेशन को उसको हम रोक लिए, तो स्ट्रेन वहाँ जो था, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस जनरेट हुआ। अगर स्ट्रेन को हम लोग होते देते तो देयर वुड बी नो चेंज इन स्ट्रेस। ओके, तो स्ट्रेस जनरेट ही नहीं होता। देयरफॉर हम लोग ये जान लिए कि वो एक सिंपल एक एग्जांपल है कि स्ट्रेस जो कि सिग्मा है, सिग्मा को हम लोग वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर लिए एंड एप्सिलॉन जो कि स्ट्रेन है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए इन एक्स एक्सिस। अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रिमेंबर दिस डायग्राम इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन डायग्राम। ये आपको बस समझाने के लिए ड्राइंग किया गया है। एक्चुअल डायग्राम हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि कैसे आता है। सो ये जो जोन है यहाँ से यहाँ तक, ये प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनल लिमिट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो जोन है ये सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, दैट इज स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसको जब हम वर्किंग एनिमेशन में दिखेंगे तब इसको हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है। जस्ट इसके थोड़ा दूर में ही और एक स्ट्रेट लाइन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अनदर पॉइंट यहाँ आता है जिसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट में सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, मतलब आपका सिग्मा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, जैसे सिग्मा बढ़ेगा स्ट्रेन भी बढ़ेगा। मगर इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जहाँ तक मटेरियल इलास्टिक रहता है। इससे ज़्यादा आप एक्सटेंड करेंगे तो मटेरियल अपना इलास्टिसिटी खो देता है। इलास्टिक वो प्रॉपर्टी रहता है मटेरियल का जिससे कि अगर आप उसको डिफॉर्मेशन करना छोड़ दो तो वो खुद अपना पोजीशन में रिटर्न आ जाएगा। मान लीजिए कि आप एक मेटल लिए हैं और उसको डिफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि दिस इज़ ए मेटल और हम इसको डिफॉर्म करके इतना तो खींच के लाते हैं और फिर छोड़ देते हैं जैसे रबर बैंड, तो उसको हम एक इलास्टिक मटेरियल की तरह से हम लोग उसको ले सकते हैं। इलास्टिसिटी वही प्रॉपर्टी है। तो ये जो लिमिट है यहाँ सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मगर ये हम लोग का इलास्टिक लिमिट है जहाँ सिग्मा इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है। जनरली माइल्ड स्टील का केस में और नॉर्मल मैक्सिमम मेटल्स के केस में इलास्टिक लिमिट एंड प्रोपोर्शनल लिमिट बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग का आता है यील्ड स्ट्रेसेस। यील्ड स्ट्रेसेस इलास्टिक लिमिट है। जाहिर सा बात है कि इलास्टिक लिमिट के बाद जो भी हम लोग का आएगा, इसके बाद जो भी रहेगा ये प्लास्टिक जोन में वो आ जाएगा। अभी अगर हम इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा इसको एक्सटेंड करेंगे, उसको मटेरियल को खींचते हैं, टेंशन देते हैं मटेरियल में, तो मटेरियल डिफॉर्म होगा एंड दैट डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न नहीं आ पाएगा। तो यील्ड पॉइंट क्या होता है? यील्ड पॉइंट में अभी दो यील्ड पॉइंट है, एक अपर यील्ड पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट है। जो अपर यील्ड पॉइंट है वो है कि मटेरियल को आप खींच रहे हैं तो वो प्लास्टिक जोन में एंटर कर लिया। अभी अपर यील्ड पॉइंट आता है जहाँ पे कि स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है अपर यील्ड पॉइंट में। और इसके बाद क्या होता है? स्लिप होता है। मेटल का जो पार्टिकल होता है, आप एटम से मान लीजिए कि ऊपर में एक एटम है, नीचे में एक एटम है, तो उन दोनों के बीच में स्लिप होता है एटम्स के बीच में। तो इसीलिए वो बहुत इजीली विदाउट डिफॉर्मेशन हम लोग उसमें स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। स्ट्रेस जो है हल्का सा कम हो जाता है एंड स्ट्रेन बहुत बढ़ जाता है। मतलब हल्का सा स्ट्रेन से ही हल्का सा स्ट्रेस जो है उससे ही स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो नेक्स्ट डायग्राम जो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग देख लेंगे कि लोअर यील्ड पॉइंट कैसे दिखाई देता है, वो कैसे होता है। सो दिस इज़ लोअर यील्ड पॉइंट, जहाँ पर कि यील्डिंग
ये इसलिए अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट दिया गया है क्योंकि ड्यू टू द डिफरेंस इन द चार्ट। ये दो डायग्राम है, जो कर्व है, ये कर्व के हिसाब से इसको अपर यील्ड पॉइंट दिया गया है, लोअर यील्ड पॉइंट। यील्ड का मतलब यही है, जब कोई मटेरियल ज़्यादा बढ़े तो उसको यील्ड बोलते हैं। अभी ये जो कर्व है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, जब कि हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये एक मैक्सिमम प्लेस पॉइंट आता है जहाँ जिसको कि अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। सेकंड, जो हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन है ये जगह है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ये इसीलिए अल्टीमेट बोला जाता है क्योंकि इसके बाद जो है इतना दूर ही हम लोग मटेरियल को मैक्सिमम उसको स्ट्रेस दे सकते हैं, और इसके बाद क्या होगा, फेलियर होना स्ट्रेस हो जाएगा, जो कि आपको नेक्स्ट डायग्राम में मिल जाएगा। तो इसके बाद जो है ये पॉइंट के बाद अगर आप फर्दर स्ट्रेन अप्लाई करते हैं, अगर आप फर्दर उसको खींचते हैं, उसको पुल करके स्ट्रेन को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस कम जाएगा और आपका मटेरियल जो है फाइनली फ्रैक्चर पॉइंट में आकर वो मटेरियल टूट जाएगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, उसको समझते हैं तो इजीली इसको समझ लेंगे। ये जो है ये ओरिजिनल डायग्राम है। आपको अगर क्वेश्चन आए कि ड्राइंग करना है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तो आप ये वाला डायग्राम बनाएं। ये देखिए, ये जो है O to A है, इसमें लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट दोनों सेम कर दिया गया है, क्योंकि जनरली हम लोग को मेटल में वो दिखता नहीं है। सो O to A इज द इलास्टिक जोन और द लीनियर रीजन। ये लीनियर रीजन है, यहाँ पे सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। ये इलास्टिक जोन है। इसके बाद आप मटेरियल को खींचते हैं तो वो इलोंगेट होता है एंड देन इट कम्स टू द प्लास्टिक जोन, वो भी प्लास्टिक जोन हो जाएगा। उसके बाद वो अपना ओरिजिनल पोजीशन को रिटर्न नहीं कर पाता है। तो बी जो है वो अपर यील्ड पॉइंट है, जहाँ पर कि मटेरियल जो है उसका स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस बढ़ने के बाद तुरंत उसका जो स्ट्रेस है बहुत कम जाता है, मगर स्ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ देखिए कि स्ट्रेस जो है कितना कम गया है। अगर बी का लेवल ये है तो यहाँ स्ट्रेस बढ़ गया है, मगर यहाँ स्ट्रेस कम गया है और स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ा है इधर। स्ट्रेन जो है ये यहाँ था, अभी इतना दूर पहुँच गया है स्ट्रेन। सो यहाँ पे यील्डिंग हुआ है, और इसके बाद जो है स्ट्रेन हार्डनिंग होता है। स्ट्रेन हार्डनिंग मतलब ये है कि मटेरियल अभी जिसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मटेरियल अभी हार्ड होगा ड्यू टू चेंज इन मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। ये मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी है कि आप प्लास्टिक यील्डिंग से ज़्यादा उसको यील्ड करेंगे। प्लास्टिक यील्डिंग जो ये जो पॉइंट है, तो अभी मटेरियल का आपका स्ट्रेन हार्डनिंग होता है ड्यू टू जो डिफॉर्मेशंस रहता है मटेरियल में, वो डिफॉर्मेशंस काफ़ी बढ़ जाते हैं और वो पूरा हार्ड कर देते हैं और फर्दर डिफॉर्मेशन अलाउ नहीं करते हैं। जो डिसलोकेशंस होते हैं तो फर्दर डिफॉर्मेशन अलाउ नहीं करेंगे तो ये हार्ड हो जाता है। मटेरियल का स्ट्रेस बढ़ेगा कंपेरेटिवली, एंड एट पॉइंट ई जो कि उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है, वहाँ पे उसका अल्टीमेट स्ट्रेस जो है यहाँ पे मैक्सिमम उसका स्ट्रेस रहेगा। और इसके बाद क्या होता है, मटेरियल का नेकिंग होता है। नेकिंग मतलब उसका जो डायमीटर है, डायमीटर उसका कम जाएगा, उसका डायमीटर कम जाता है, एंड देन फाइनली उसको अगर हम बढ़ाते हैं तो वो फ्रैक्चर हो जाता है। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है डक्टाइल मटेरियल के लिए। डक्टाइल मटेरियल में नेकिंग होता है जनरली, और जो आपका ब्रिटल मटेरियल होता है उसमें इतना ये सब जो नहीं आता है, उसमें मटेरियल यील्ड पॉइंट के पहले ही टूट जाता है। सो ये जो नेकिंग होता है ये डक्टाइल मटेरियल में होता है। तो डक्टाइल मटेरियल में अगर नेकिंग पहुंच गया है तो हम लोग जान लेंगे मटेरियल टूटने वाला है, तो उसको हम चेंज कर लेते हैं। बहुत मेजर क्रिटिकल इक्विपमेंट्स में रहता है जहाँ की मटेरियल इलोंगेट हो जाता है, तो हम लोग उसको जान लेते हैं। सो दिस इज़ द नेकिंग पॉइंट। हम लोग कोई भी मटेरियल को ये दिनों ये जो स्टेप्स हैं स्ट्रेन हार्डनिंग तक उसको देख के पहचान नहीं पाएंगे विद आवर नेकेड आइज। इसके लिए मेटलर्जिकल टेस्ट करना ज़रूरी है, मगर हम तभी जानेंगे कि मटेरियल टूटने वाला है जब नेकिंग होगा, बिकॉज इट इज़ विजिबल इन आवर आइज। ओके, सो देयर आर टू डायग्राम। दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो कि एग्जाम में आएगा, तो आप इसको बनाइएगा। अगर ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन क्या है ये जानना है, तो क्या होता है कि एक्चुअली हम लोग का जो डायग्राम है, ये डायग्राम फैक्ट में नहीं आता, ये डायग्राम ट्रू नहीं है। एक्चुअली हम लोग का जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो ये है ओरिजिनली। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग एक डायग्राम को ऐसे ही थ्रू एनालिसिस हम लोग बना लेते हैं। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, एट एवरी इंस्टेंट हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं कि उसका स्ट्रेस कितना जा रहा है, उसका स्ट्रेन कितना हो रहा है। हर इंस्टेंट में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कि उसमें कितना स्ट्रेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे हम रिकॉर्ड किए तो ये ठीक है, मगर इस जगह से हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा डेविएट कर रहा है। हम लोग का जो ओरिजिनल डायग्राम है इससे थोड़ा डेविएट करेगा। हम जब यूटीएस
और जो टेंसाइल टेस्टिंग मशीन जो रहता है उसमें अगर हम देखेंगे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में अगर इसको हम लगाएंगे मटेरियल को और उसको स्ट्रेन देंगे, उसको इलांगेट करना चाहेंगे, तो ये मटेरियल जो है इस तरह से हर इंस्टेंट में उसको चेक करना है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट में उसका स्ट्रेस कितना है, ये पॉइंट में उसका स्ट्रेस कितना है। ये एक्चुअली थोड़ा डेविएट क्यों होता है, इसके पीछे कुछ रीजन है जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है ये कैसे आ रहा है। ओके, सो ये एक मेटल का एक बार है जिसको हम लोग अभी उसको एक्सटेंड करेंगे विद इन इलास्टिक लिमिट। तो विद इन इलास्टिक लिमिट देखिए उसका लेंथ बढ़ रहा है, मगर उसको छोड़ देने पर क्या हो रहा है, उसका लेंथ कम जा रहा है फिर से। ओके, सो दिस इज विद इन इलास्टिक लिमिट। अभी इलास्टिक लिमिट से अभी हम उसको प्लास्टिक लिमिट जोन में ले गए हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग हो रहा है, एंड देन क्या होता है, मटेरियल जो है नेकिंग हो गया। नेकिंग कौन सा पोजीशन है, ये जो पोजीशन है ये नेकिंग पोजीशन, जहाँ पर कि उसका डायमीटर रिड्यूस हो गया एंड फाइनली लीड्स टू फ्रैक्चर। तो ये मटेरियल फ्रैक्चर होकर टूट जाता है। सो दिस इज द एनिमेशन, देखिए नेकिंग एंड फ्रैक्चर। नेकिंग में डायमीटर रिड्यूस हो जा रहा है। तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है ये क्यों जनरेट ऐसे हुआ, इसको हम भी समझते हैं। हम लोग को पता है जो स्ट्रेस है इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। लोड जो है वो है अपॉन एरिया है। अभी एरिया जब नेकिंग पोर्शन आता है, नेकिंग पोर्शन ये पोर्शन जब आ रहा है उसका डायमीटर क्या होता है, धीरे धीरे रिड्यूस होता है। जैसे ही डायमीटर रिड्यूस होता है, एज डायमीटर रिड्यूस, क्योंकि स्ट्रेस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। डायमीटर जब ए जब है, ए जो है नीचे है, तो जैसे ही डायमीटर रिड्यूस होगा तो एरिया भी रिड्यूस होता है। और आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर रिड्यूस होगा तो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर रिड्यूस होगा तो आपका सिग्मा का वैल्यू बढ़ते जाएगा। सो स्ट्रेस जो है बढ़ते जाता है। सो दिस इज द रियल फैक्ट। ये जो है ये कॉन्सेप्ट है ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी उसका डायमीटर कम जाएगा, डायमीटर कमते कमते क्या होता है, उसका जो स्ट्रेस है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि लोड हम लोग सेम ही अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग लोड को कम नहीं कर रहे हैं। फैक्ट में एक्चुअल में क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है कि ये भी एक तरफ से ठीक ही है, लोड कैरिंग कैपेसिटी कम जाता है इसके पास। इसका जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी कम जाता है, उसका रीज़न ये नहीं है कि उसका स्ट्रेंथ कम जाता है, रीज़न बस यही है कि उसका एरिया कम जाता है। उसका जब डायमीटर कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सा फैक्ट है कि एक वायर में और एक शाफ्ट में दोनों में लोड कैरिंग कैपेसिटी कम रहेगा। एक लकड़ी को आप इजीली तोड़ लेंगे, और मगर एक रॉड को उसी तरह से पकड़ लीजिए, इट विल टेक सम मोर एफर्ट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट दिस। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जाएंगे हुक्स लॉ, और सॉरी बिफोर इट वी विल सी दिस इज द ओरिजिनल डायग्राम। ये जो है ये एक ओरिजिनल डायग्राम है स्ट्रेस स्ट्रेन का। एक्चुअल में देखिए कि अगर हम आपको इसी डायग्राम से एक्सप्लेन करें तो ये बहुत इनकन्वीनियंट है, इसमें से कोई भी लाइन पता नहीं चल रहा है कि हाँ कौन सा कहाँ है। देयरफॉर वी यूज़ दिस टाइप ऑफ डायग्राम इन आवर एनालिसिस एंड फॉर एग्जामिनेशन पर्पजेस हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अभी हम लोग जाएंगे हुक्स लॉ पर और देखते हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ जो है, हुक्स बोले थे कि विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट मतलब 0 to a, विद इन दिस लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। अगर स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से और स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन से, सो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड देन स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। तो जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट को हटा के इधर इक्वल साइन लाते हैं, एक कांस्टेंट आ जाता है। तो ई जो है कांस्टेंट है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। ई जो है यंग्स मॉडुलस है, और इसको ये भी बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। और स्ट्रेस इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और कॉन्सेप्ट्स के लिए। So this was the total overview of Hooke's law and stress strain diagram. Ductile material में हम लोग stress strain diagram देख लिए हैं। Now let us consider stress strain diagram for brittle material. Brittle material का जो stress strain diagram है बहुत ही easy है वो। तो इसमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन को उसी तरह रिप्रेजेंट किया गया है, मगर इसमें एक ही चीज़ है कि जब हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट से ज़्यादा मटेरियल को स्ट्रेन करना चाहते हैं तो वो
उसको ज़्यादा स्ट्रेन नहीं हो पाता है, थोड़ा सा स्ट्रेस देता है, इंक्रीज स्ट्रेस, और वो फिल हो जाता है, वो मटेरियल टूट जाता है। और उसमें कोई नेकिंग पॉइंट या फिर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वो सब डेवलप नहीं होता है, कोई नेकिंग पॉइंट भी नहीं है। इसीलिए ब्रिटल मटेरियल को आप तोड़ना चाहें तो आपको कभी नेकिंग नहीं मिलेगा, वो एज ए स्ट्रेट लाइन टूट जाता है, नियरली स्ट्रेट लाइन। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग ग्लास का, तो ग्लास के लिए जो है उसका जो डायग्राम है वो पूरा स्ट्रेट रहता है, इंक्लाइन रहता है, और इसमें कोई कर्व नहीं रहता है। तो ये एग्जांपल है ब्रिटल मटेरियल का। So this completes the total stress strain diagram for ductile material and the brittle materials.